दोस्तों हम लोग लास्ट टाइम हमारे साथ में आए थे डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर प्रभप्रीत और इनके पास हमारे काफी सारे स्टूडेंट गए हैं अपने मेडिकल टेस्ट के लिए। और बहुत सारे बच्चों के उस पॉडकास्ट के नीचे काफी सारे डाउट्स थे जो हमने बोला था कि आगे आने वाली पॉडकास्ट में हम शूट करेंगे। हालांकि पॉडकास्ट थोड़ा सा डिले हो गया, मुझे माफ करिएगा, बट हम दोबारा ये पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। और अगर इसमें भी कुछ कमेंट्स आपके या कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना ताकि हम इसको और जल्दी कंप्लीट कर सकें। वेलकम डॉक्टर प्रभप्रीत यहाँ पे आपका। और हम लोग डायरेक्टली बच्चों के ही क्वेश्चन पे चले या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? तो मैं अपने बारे में तो जो बताना था वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। हाँ, तो बाकी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं फिर से कर देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर प्रभप्रीत सिंह है एंड मैं एक टीजी अप्रूव्ड डॉक्टर हूँ। और मेरी अपनी सेंटर है, एक फैसिलिटी है साउथ दिल्ली में, जो एक NABL accredited पैथोलॉजी लैब है। एंड हमारे पास वो सारी फैसिलिटी, सारे चीज़ें हैं जो भी एक PEME यानी कि PC मेडिकल एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है। अच्छा। जैसे कि ब्लड टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड तक, TMT, ECG, एक्सरे, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। एंड मेरी ये जो लैब है ये साउथ दिल्ली में है, शिवालिक मालवीय नगर मेन रोड पे। एंड हम DG अप्रूव्ड डॉक्टर हैं, हम काफ़ी सारे कंपनीज के साथ टाई अप है हमारा। एंड और आपके साथ भी है सर। एंड आपके सपोर्ट के लिए आई विल बी ऑलवेज वेरी थैंकफुल। एंड वी लव स्टूडेंट्स एंड आई लव इंटरेक्टिंग विद देम। जो यंग बच्चे हैं, यू नो, वी रियली फील energized when they come to us and when we make them feel comfortable। वो हमारे लिए, हमको लगता है कि हम एक सही चीज़ कर रहे हैं उनके लिए। एंड बस यही है सर। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आए सो दैट दे कैन हमारी फैसिलिटी का लुफ्त उठा सकें एंड हमारे जो कंफर्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकें। श्योर 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 सर। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर भी बोल देना चाहता हूँ कि हमारा कोई एक जैसे सर का कंपनीज, काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं जो मर्चेंट नेवी में आती हैं उनके साथ में टाई अप है आपका। हम भी जनरली अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं ना जो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपके पास ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे जान पहचान में आप ही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। सो सर डायरेक्टली हम लोग बच्चों के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करें। यस यस। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे ने, क्योंकि क्या है ना कि ये लोग जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म्स मुझे तो पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ कुछ मुझे पता होता है, क्यूबिटस वर्सेस डिफॉर्मिटी किसी बच्चे के लेफ्ट हैंड में है, एक्चुअल में क्या होती है और मर्चेंट नेवी में क्या इसकी वजह से उसको निकाला जा सकता है क्या? राइट। तो सर देखो, जो DG शिपिंग के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपर लिम्स की जो डिफॉर्मिटी है वो एक डिस्क्वालिफाइंग कंडीशन मानी जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री-सी मेडिकल स्टेज पे। अच्छा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रक्चरली असेस होता है, सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे असेस नहीं होता। अच्छा। राइट। तो मतलब कि जैसे तुम्हारा ग्रिप स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, वेट लिफ्ट कर पा रहे हो, ये अकेला एक क्राइटेरिया नहीं है। हमको ये चीज समझनी होगी कि डिफॉर्मिटी का जो डिग्री है वो हर केस में अलग होता है। ओके। किसी में बहुत हल्का, बेयरली विजिबल है ये डिफॉर्मिटी, किसी में ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसीलिए ये जो सवाल है ना, ये हम सीधा इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से ही इन पर्सन एग्जामिन करवाना जेन्युइनली जरूरी पूरा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। करेक्ट। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए और फिर ही उसके बाद आप चूज करिए कि कोई प्री-सी कोर्स या किसी स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना आगे करें या ना करें। इससे ये होगा कि टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। राइट। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक होता है, पावर लिफ्टिंग का बहुत शौक होता है, तो अब होता क्या है कि आजकल के जमाने में तो जहां बच्चे ने जिम ज्वाइन करी तो तुरंत वो सप्लीमेंट्स पे आ जाता है कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं क्रिएटिनिन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। तो कुछ बच्चे जैसे कोई L-आर्जिनाइन ले रहा है या ग्लूटामाइन ले रहा है, ठीक है ना, तो क्या इसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसकी हेल्थ पे या उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे? राइट। सो पावर लिफ्टर होना अपने आप में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। जो DG शिपिंग है वो मसल को पिनलाइज नहीं करता, लेकिन अपना मेडिकल करवाते वक्त कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि हमें वेल रेस्टेड जाना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और अगर हमने कोई रिसेंटली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या कोई सप्लीमेंट्स लिए हैं जिसका बॉडी पे इफेक्ट जैसे कि BMI, ब्लड प्रेशर और KFT में आएगा, तो ये सब हैवी ट्रेनिंग की वजह से टेम्पररी अबनॉर्मल रीडिंग शो कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि एक्स्ट्रा टेस्ट या रिपीट टेस्ट की वजह से दोबारा डॉक्टर के पास जाना जरूर पड़ सकता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि
सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताइए कि आप ये सब सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दैट इज़ वन। एंड सेकंड, आई वुड रिकमेंड कि कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा-सा इंटेंस की तरफ हम जा रहे हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो अपने मेडिकल के एकदम तुरंत, मतलब जैसे मेडिकल जब एक्सपेक्टेड पहले होता ना है उससे करें। पहले ना कराएँ, थोड़ा ब्रेक ले लें बीच में ताकि बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाए। हाँ, ये तो खैर मैंने Yes. भी रियलाइज किया है कि जब हम लोग क्रिएटिनिन लेते हैं राइट, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, ज़ाहिर अपने सी आप बात बढ़ है। जाता है, तो Yes. फिर वो अपने आप ही आप मेडिकली उसको एग्ज़ैक्टली बोलेंगे सर, कि एग्ज़ैक्टली, तो वो आपके केएफटी में एब्नॉर्मल शो करेगा। अच्छा सर, कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चे तो ये हैं जो हेल्दी हैबिट्स में जा रहे हैं बट राइट, स्टिल वो सप्लीमेंट पे जा रहे हैं, राइट, और कुछ लोग जो है वो बैड हैबिट्स में जा रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। राइट, राइट, तो ये बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पर्सनली आकर के पूछते हैं कि राइट, सर मैंने सर स्मोकिंग कर ली थी, राइट, तो क्या ये मेडिकल में इफेक्ट करेगा, राइट, या ड्रिंक करना ये मेडिकल में इफेक्ट करेगा? राइट। तो सर, इसका मैं आपको एक करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए सर, स्मोकिंग कॉजेज़ सीओपीडी, मतलब वो हमारे चेस्ट को अफ़ेक्ट करता है, हमारे चेस्ट के फंक्शनिंग को। एज़ लॉन्ग एज़ हमारे चेस्ट एक्स-रे में कोई लीजन नहीं आ रहा हो, कोई फाइंडिंग नहीं आ रही हो, चेस्ट एक्स-रे नॉर्मल है फर्स्ट। सेकंड, जो पीएफटी हम करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें ब्लो करना पड़ता है, अगर वो किसी भी बच्चे ने सही से ब्लो कर लिया, पीएफटी नॉर्मल है, तो देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इश्यू। तो एज़ लॉन्ग एज़ फंक्शन इज़ फाइन, गुड। इज़ गुड, तो दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। कमिंग टू द अल्कोहल वाला पार्ट, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं सर, उनमें क्या होता है कि गामा जीटी और लिवर के कुछ एंजाइम्स रेज्ड आते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स आपने किस वॉल्यूम में लिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट। ऑफ कोर्स आपने कितना टाइम पहले मेडिकल से वो अल्कोहल छोड़ दिया है, बिकॉज अगर वो आप 48 आवर्स के विदिन करेंगे तो वो तो एनीवेज हमारे ड्रग एंड अल्कोहल वाले उसमें आ जाएगा, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन, एज इन कंप्लीटली अनफिट। सो इसीलिए वी हैव टू सी कि एक तो अल्कोहल की वॉल्यूम, मतलब कितनी मात्रा में ले रहे हैं, दैट इज नंबर वन, और कितने टाइम पहले आप छोड़ रहे हो बिफोर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सपोज करिए सर कि कोई बच्चा है जिसने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अब वो गया मेडिकल टेस्ट कराने, ठीक तो है, वो उस दिन तो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट, क्या उसको दूसरा चांस मिलेगा? डेफिनेटली सर। अगर हम अपने गामा जीटी पे काम करेंगे, लिवर के जो एंजाइम्स हमारे बढ़े हुए हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, तो वो डेफिनेटली दोबारा जब रीटेस्ट होगा तो सिर्फ वही चीज़ हम री एग्जामिन करेंगे, वो नॉर्मल आ जाएगा, तो ही विल बी फिट। ठीक है, ठीक है। यस, यस, अच्छा, चलिए, ये तो अब क्या है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बीएमआई को लेकर के कि Yes. सर मेरा 18 से लेस है, मेरा 24 के ऊपर है। राइट। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 18 टू 24 ही बीएमआई का क्राइटेरिया होता है, या कुछ और भी है, तो सर आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। सर, डीजी के जो गाइडलाइन के हिसाब से 18.5 से 29.5 इज कंसिडर्ड फिट। 29? हाँ, 29 तक भी हम फिट जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ओके। जो 25 टू 29 वाली रेंज है, दैट इज कंसिडर्ड एज समथिंग जिसमें वी विल हैव टू टेक अदर थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि आपके बाकी सीवीएस एक्टिविटीज कैसी है, आपके लिवर एंजाइम्स का कैसे है, आपका ब्लड शुगर कैसा है, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट आइडियल रेंज, वो ऑफ कोर्स आपकी 18 से 24.5 के बीच में है। बट जैसे कि अब आप बिल्कुल 30 या 30 के क्रॉस आगे करते हो, चले जाते हैं। तो फिर हम आपको किसी भी कंडीशन में आपको हम फिटनेस नहीं दे सकते। इट हैज टू बी कंसिडर्ड टेम्पररी अनफिट। तो मेरे हिसाब से तो सर, मुझे जहां तक आइडिया है कि कंपनीज भी अपना क्राइटेरिया अलग अलग सेट करती हैं। एग्जैक्टली सर। मैनी टाइम्स ये भी होता है कि जो रैंक भी आपका बीएमआई डिसाइड करती है। हमने कभी कभी ये भी देखा है कि जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनका बीएमआई जनरली थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ द रैंक दैट दे आर होल्डिंग, एंड उनके जो स्टेचर के हिसाब से और उनकी फिजिकल कंडीशन जो उनको वर्क करना है वहाँ जाके, उससे भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर भी कभी कभी कंपनीज जो हैं थोड़ा सा उनको लीनियंसी दिखा देती है। ओके, यस, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे कोई बच्चा है, सपोज एक्सीडेंट हो गया, राइट, हाथ में एक्सीडेंट हो गया, हाथ में रॉड पड़ गई है, या पैर में एक्सीडेंट हो गया, पैर में रॉड पड़ गई है, राइट, सो इन दिस केस क्या वो एलिजिबल है, या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया राइट। जाएगा? सर, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमनली भी हमसे पूछा जाता है ये। सो सर, ये डिपेंड करता है कि जो रॉड फ्रैक्चर हुआ है, जो रॉड डाला हुआ है फ्रैक्चर के लिए, वो फ्रैक्चर को हील करने के लिए डाला गया है, या हम पहली बार मेडिकल करवा रहे हैं, या हम सेल कर चुके हैं और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। सो ये सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है और वो पहली बार पीएमई एग्जामिनेशन कर रहा है, तो बोन में इंटरनल इम्प्लांट होना डीजी शिपिंग के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। अच्छा। राइट, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर हिम फिट। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी सीफेयर है और सर्विस में फ्रैक्चर हुआ
और उसके बाद उसको वो रॉड डली है, तो हम उस केस में हम एक सेल्फ असेसमेंट के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उसको फिटनेस देनी है कि नहीं देनी। अच्छा, देखिए अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ, राइट, रॉड डल गई, राइट, फिर बाद में उसने रॉड निकलवा ली, निकलवाई भी जा राइट, सकती है ना, राइट, राइट। तो फिर वो क्या तब वो मेडिकल फिट है? यस, सो अब इसमें सर एक चीज़ आएगी, जैसे कि हम मेडिकल रॉड निकालने के बाद एक एक्स-रे लेंगे और एक तो सर कई सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मेरा 0.25 पावर है या वो 6/6 है या नहीं है, तो हम लोग उसको जज किस बेसिस पे करते हैं, पावर के बेसिस पे या 6/6 के बेसिस पे? सर हम जो हमारे आईएलओ का जो पार्ट है जैसे अपेंडिक्स 4 उसमें तो हम 6/6 वाले के बेसिस पर ही जज करते हैं। ठीक है। तो बट जो पावर है जैसे आपने बात किया तो वो एक प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास ही वो सारी फैसिलिटी होती है कि वो पावर से उसको जज करे। रही बात हमारे डीजी के एग्जामिनेशन से, तो हमारा वो 6/6 6/12 वैसे ही वो चलता है। सो जैसे कि ये क्वेश्चन था कि 0.25 एक आई में इफेक्ट करेगा कि नहीं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत माइनर सा रिफ्रैक्टिव एरर है और ये ऑलमोस्ट नॉर्मल विजन में ही आता है। सो ठीक है। रीशिपिंग के विजन के हिसाब से जो विजन स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर जो आपने जैसे बोला कि विजुअल एक्टिविटी टेस्ट अगर 6/6 है और बच्चा आराम से पढ़ पा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिटनेस मिलने में। ओके। यस। अच्छा सर, एक केस आपको याद होगा, एक केस बीच में ऐसा भी आया था, राइट, कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि जो अपने रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करा करके आ जाते हैं राइट, और फिर बोलते हैं कि हम डीजी अप्रूव की क्यों माने। राइट, आपको याद होगा मैंने एक बच्चे को यस, भेजा भी था यस, तो यस। क्या ये चीज मर्चेंट नेवी में एक्सेप्टेबल है कि आपके रेगुलर डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ठीक है, और फिर डीजी अप्रूव्ड की बात सुननी है कि नहीं सुननी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जैसे आपने की बोला कि ये गलती करते हैं कि इसको हम क्लियर कर देते हैं इसी टाइम कि जो डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर है वो एक मैंडेटरी है एंड रेगुलर डॉक्टर का जो चेकअप है वो ऑफिशियल प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं माना जाता, राइट। एंड ये बहुत क्लियर चीज़ है, अगर आप किसी रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करा भी आएंगे तो भी आपको रीशिपिंग अप्रूव डॉक्टर का चेकअप कराना ही पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप सीधा ही रीशिपिंग डॉक्टर के पास आइए और उनसे चेकअप करवाइए। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी आपसे चार्जेस लेगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, पैसे तो हर जगह पैसे तो यस, तो आप एक ही बार सही जगह पे पैसे खर्चिए ताकि आप उसको यूज भी कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर ये। हाँ, मतलब सभी बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई जब पैसे खर्च करने ही है तो ऐसी जगह पर खर्च करो जहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड हो आपके लिए। राइट। एक सर मैं बस एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सब लोगों के पास एक फैमिली डॉक्टर होता है, आप के किसी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास जाने से पहले उनके पास एक नॉर्मल सा एक चेकअप करवा सकते हैं जस्ट टू बी श्योर कि आप सब सही हैं और वहां जाके आपको फिटनेस मिल जाएगा। बट आप ये मत मानिए कि उनका चेकअप और उनका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो अपने तसल्ली के लिए आप करवा सकते हैं बट इट इज नॉट फॉर वैलिडिटी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब जैसे ये है कि कुछ बच्चों के साथ में आजकल केस है कि हीमोग्लोबिन, एक बच्चे का डाउट है कि हीमोग्लोबिन कम है, राइट, तो क्या डॉक्टर उसे भी टेम्परेरी अनफिट कर सकता है या दोबारा के लिए भेजा जा सकता है? राइट। सो सर हीमोग्लोबिन हमारे पीएमई ब्लड टेस्ट में चेक होता है, इट कम्स अंडर सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट एग्जामिनेशन। और अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है तो वो अनीमिया कहलाता है एंड हम एग्जामिनर्स उस केस में सीफेरर को या कैंडिडेट को टेम्पररी अनफिट डिक्लेयर कर सकते हैं जब तक ये करेक्ट नहीं हो जाता। ऑफ कोर्स ये परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, लेकिन ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक जो हीमोग्लोबिन है वो गिवन एज और जेंडर के हिसाब से अपने नॉर्मल रेंज पे नहीं आता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे ही आपने देखा कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपने आयरन टैबलेट खाना शुरू कर दिया। पहले जैसे हम डॉक्टर्स या कोई भी डॉक्टर जो आपका फैमिली डॉक्टर है उनसे अनीमिया का एक्चुअल कॉज हमें पहले जानना पड़ेगा कि क्या वो आयरन डेफिशिएंसी से है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से है या कि कोई और रीज़न है। तो पहले वो पता करिए, उसके बाद सही इलाज शुरू कराइए एंड यूजुअली 4 वीक्स टू 6 वीक्स के अंदर ये नॉर्मल आ जाता है एंड देन वी कैन अगेन गो फॉर अ रिपीट सीबीसी एग्जामिनेशन एंड देन वी कैन डिक्लेयर यू फिट। अच्छा, एक चीज सर और है, अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा था कि मैं एपिलेप्सी के लिए कुछ दवा ले रहा हूँ, वेलपोरिल करके ले रहा हूँ 3 साल से। राइट। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एपिलेप्टिक जो कैंडिडेट्स होंगे क्या वो अलाउड है, और क्या अगर ये दवा ले रहा है और तो वो अलाउड है, इसके बारे में सर, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है इसके। तो सर ये एक बहुत
अच्छा क्वेश्चन है एंड इसका मैं आपको एक जवाब ऐसे दूंगा कि डीजी शिपिंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एपिलेप्सी एक बहुत सीरियस सेफ्टी क्रिटिकल कंडीशन में माना जाता है। भले ही वो किसी भी कैंडिडेट के लिए या सीफेयर के लिए वो मेडिकेशन से अच्छे से कंट्रोल हो रहा हो, फिर भी यू नो कहीं भी कोई भी एपिलेप्टिक कंडीशन एक इमरजेंसी सिचुएशन मानी जाती है एंड एज वी ऑल नो कि वो शिप में आप अकेले होते हो, अकेले ड्यूटी कर रहे होते हो, नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे जाना इज वेरी Very फार, difficult, हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका डिसीजन जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली वाया मल्टीपल डॉक्टर्स एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स। सो इसके अंदर एक न्यूरोलॉजिस्ट की हमें ओपिनियन लेनी ज़रूरी है। एक डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर उसको इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि, और उसमें कुछ टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं, जैसे कि डबल ईजी करके एक टेस्ट होता है जिससे कि आपका सीजर फ्री पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं कि कब तक, कितने टाइम बाद सीजर आता है या नहीं आता, और आपकी एक हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपरली। तो आई फील कि एक शिपिंग डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन कराना इसके लिए बहुत सारी ज़रूरी फाइल्स है। लेकर के सारी रिपोर्ट यस, लेकर और के। कोई ऐसे अजम्पशन नहीं होना चाहिए कि मैं दवाई ले रहा हूँ तो मेरे को सीजर नहीं आएगा। अगर सीजर की हिस्ट्री है, आप उसके लिए दवाई ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर को ये चीज़ बतानी है ताकि इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो पाए। ठीक है सर। और एक और सर इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर, किडनी स्टोन। यस। तो किडनी स्टोन है, मैंने कई बच्चों को देखा